ठीक है। सो मूविंग अहेड फॉर ए न्यू चैप्टर, क्लियर। आइए सारे लोग देखेंगे, और ये चैप्टर जो आप जीओसी के नाम से जानते हैं, फेमस है, और मैं इसका पूरा फॉर्म लिख देता हूँ। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम बहुत जनरल और सिंपल कॉन्सेप्ट्स को ही स्टडी करेंगे, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसलिए आपको इसे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। आइए, तो आज हम जिन दो चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं, वो दो चीज़ें बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है आज का टॉपिक, क्या है, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो आपको लिखना नहीं है, सुनना है और समझना है। लेट अस कंसीडर, आओ बच्चों मुझे बताओ, लेट अस कंसीडर ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन। चलो एक ऑर्गेनिक रिएक्शन मानते हैं, कुछ सोचते हैं। अब आप कहोगे हमें तो अभी आता ही नहीं, हम क्या सोचें। अरे प्रभु, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ। ऐसे ही कुछ जनरलाइज कर लिया कि हमारे पास कुछ ए बी है और इस पर हमने कुछ सी की रिएक्शन कराई, कोई भी टाइप हो रिएक्शन की, हमने तो ऐसा मान लिया, और भी कोई टाइप हो सकती है। सारे लोग ध्यान से सुनो, बहुत मजा आने वाला है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन के दौरान कोई बॉन्ड बनी ही नहीं और कोई बॉन्ड टूटी ही नहीं, तो आप बताइए कि क्या वाकई कोई रिएक्शन हुई है। मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात कर रहा हूं। क्या कोई बॉन्ड बनी ही नहीं, कोई बॉन्ड टूटी ही नहीं, कोई भी बॉन्ड। मेरे भाई आप साफ साफ शब्दों में समझ सकते हैं कि ऐसा अगर हुआ है तो दरअसल रिएक्शन ही नहीं हुई है। इफ नो बॉन्ड इज ब्रोकन, इफ नो एनी बॉन्ड इज क्लीव्ड, एंड अगर कोई बॉन्ड टूटी ही नहीं तो नई बॉन्ड बनेगी नहीं, और अगर नई बॉन्ड बनी नहीं और कोई बॉन्ड टूटी नहीं, तो भाई साहब कोई रिएक्शन हुई ही नहीं। तो हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं दैट ईच ऑर्गेनिक रिएक्शन इन्वॉल्व्स, बहुत आसान चैप्टर, इन्वॉल्व्स बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन फिनोमेना। फॉर्मेशन फिनोमेना कितना सिंपल है। अगर बॉन्ड टूटेगी ही नहीं तो नई बॉन्ड बनेगी नहीं और कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो मेरे भाई आप सोचिए जरा, अगर बॉन्ड टूट गई है, सुनना, तो बॉन्ड टूटने से जो भी चीजें बनेंगी अनस्टेबल चीजें बनती हैं और वो रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट देती हैं। रिएक्शन का प्रोडक्ट तो आना ही चाहिए। तो प्रोडक्ट आना ये बड़ा फ्रीक्वेंट प्रोसेस होता है अगर बॉन्ड टूट चुकी है। बट बॉन्ड का टूटना, ये समझना होगा कि हमें बॉन्ड जब भी टूटेगी तो कैसे कैसे टूट सकती है। क्लियर। सो हमारा जो टॉपिक है मित्रों, वो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, वो पहला जो टॉपिक है वो है बॉन्ड ब्रेकिंग। क्लियर। समटाइम्स few book writers use word bond fission, लेकिन आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड को तोड़ डालेंगे, ठीक है। तुम समझ लो, नहीं तो हम बॉन्ड को तोड़ डालेंगे। ओके, कुछ भी बोलो, बॉन्ड फिजन बोलो, बॉन्ड ब्रेकिंग बोलो, बॉन्ड क्लीवेज बोलो, यानी कि हम समझ रहे हैं कि अब समझना जरा, थोड़ा सा टॉपिक को समझिएगा। एक्चुअली मेरे शब्दों पर ज्यादा ध्यान देना होगा आपको कि मैं जो बोल रहा हूं उसका एक मतलब होगा। मैं ये पढ़ाने जा रहा हूं कि बॉन्ड्स रिएक्शंस के दौरान जब भी टूटती होंगी तो कितने तरीके, कितने ऑप्शन होते होंगे उनके पास, वो कैसे कैसे टूटती होंगी। मतलब हम केवल कुछ स्टडी करने जा रहे हैं, हम किसी बॉन्ड को नहीं तोड़ने वाले। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। हो सकता है मेरे आगे के स्टेटमेंट से आपका ऐसा फील हो कि आओ हम ये करें तो ये बॉन्ड टूट जाएगी। एक्चुअली हम कुछ नहीं है, हम तो बस कंटेनर के अंदर हो रही है रिएक्शन, हम थोड़े घुस के वहां पर जाएंगे बॉन्ड तोड़ने। तो हम केवल ये पढ़ने वाले हैं कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो कितने तरीके या कितने मेथड्स होते हैं
जिनसे बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकती है। क्लियर है? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हमें यही समझना है। तो आइए, ईच ऑर्गेनिक रिएक्शन इन्वॉल्व्स बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्मेशन फिनोमेना, और मैं आपको लेकर आया हूं बॉन्ड ब्रेकिंग वाले टॉपिक पर। तो मैं लिख रहा हूं देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। जब भी रिएक्शन में कहीं बॉन्ड टूटेगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यू वुड फाइंड कि दो ही तरीके से बॉन्ड टूट रही होगी। क्लियर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन और बॉन्ड ब्रेकिंग। क्लियर? दो ही तरीके हो सकते हैं, पीछे वाले बॉन्ड टूटने के दो ही तरीके हो सकते हैं। आइए तो मैं आपको समझा देता हूं। फर्स्ट मेथड जो है, ए मेथड जो है, दिस इज योर होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, homolytic bond breaking, and sometimes it is also called homolysis. It is also called homolysis. ठीक है? होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, व्हाट इट मीन्स, आइए आपको मैं बताता हूं। एक एग्जाम्पल मैं आपके मुंह पे मारता हूं। ये देखिए, ये ए बी है, ये ए बी है। रिएक्शन के दौरान इसकी बॉन्ड जब टूटी होगी तो होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में किस तरीके से टूटी होगी, क्या बना होगा, आइए हम वो समझने का प्रयास करते हैं। मेरे भाई, ये दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है हर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन सच काइंड ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, होमोलिसिस, मेरे भाई एक इलेक्ट्रॉन ए के पास और एक इलेक्ट्रॉन बी के पास चला जाता है। अब पता है, आप में से कई बुद्धिजीवी बच्चे ऐसे कहेंगे, क्यों चला जाता है, कैसे चला जाता है, उड़ के जाता है, रेंग के जाता है, तैर के जाता है। तुमने अभी तक मेरी बात सुनी ही नहीं। अभी हम उन कॉज पर बात ही नहीं कर रहे हैं कि ये बॉन्ड क्यों टूटी। हम तो ये बात कर रहे हैं कि जब भी बॉन्ड टूटेंगी तो उनके पास केवल दो ही रास्ते होंगे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हेलो, मैंने कहा आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके पास आईआईटी, अच्छी आईआईटी के 4 ऑप्शंस होंगे। तो अब आप कैसे सेलेक्ट हो जाएंगे? हम कैसे सेलेक्ट हो जाएंगे? हम तो होमवर्क नहीं करते, हम तो ये नहीं करते, हम तो वो नहीं करते। अरे इस चीज पर हम बात ही नहीं कर रहे दादा। हम तो केवल ये बात कर रहे हैं कि जब भी आप सेलेक्ट या कोई भी सेलेक्ट होगा तो अच्छी आईआईटी, अच्छी ब्रांच के उस पर जाएं। तो फॉर एग्जांपल 3 या 4 आईआईटी या 5 आईआईटी। तो आप मामले को अगर नहीं समझेंगे, अगर एक कॉन्सेप्ट में दूसरा, तीसरा, चौथा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बेटा फिर आपको आखिरी में बोलना पड़ेगा अंगूर खट्टे हैं। ठीक है? तो अपनी बुद्धि का प्रयोग बस उतना करें जितना मैं बता रहा हूं, क्योंकि इन दिस टॉपिक आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द मेथड्स or ways by which we can break a bond. During a reaction a bond can break itself. ठीक है? कितने तरीके से बॉन्ड टूट सकती है। ओके, सो इट्स वन ऑफ द मेथड। कैसे हुआ वो मुद्दा अलग है, ध्यान सुने। तो आप अगर देखें तो मैंने एरो हाफ बनाया है। देखिए, ये एरो पूरा होता है और ये एरो हाफ होता है। ये एरो बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, एरो के मुंह की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, और ये एरो बताता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि हाफ एरो है। ओके, तो लुक एट दिस इज हाफ एरो। आउट ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन, एक ए के पास, एक बी के पास। वैसे भी सोचो, ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से एक ए का रहा होगा और एक बी का रहा होगा। तो जब भी बॉन्ड टूटेगी, सो यू वुड गेट ए एंड बी। इंटरेस्टिंगली, आप मुझे बता सकते हैं क्या कि किस पे प्लस होगा और किस पे माइनस होगा, किस पे प्लस होगा और किस पर माइनस होगा? इंटरेस्टिंगली आपको पता होना चाहिए, यहां कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि देखिए एक इलेक्ट्रॉन ए का ही था तो वो ए पर आ गया, तो एक बी का था वो बी पर चला गया। सो दे वोंट कैरी एनी चार्ज। ओके, सो ये जो चीज है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी। क्या होगी ये? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिकॉज इस पर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसी को फ्री रेडिकल बोलते हैं, इसी को फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। ओके, सो एक और चीज मुझे बताइए कि इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। इन सच काइंड ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बॉन्डिंग एटम्स, so that electrically neutral
फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स आर ऑब्टेन्ड। तो देख लें, जो आपने यहां लिखा है वही मैं यहां लिखने जा रहा हूं। इन सच काइंड ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग bonding electrons equally distributed between bonding atoms so that electrically neutral intermediates बोले तो फ्री रेडिकल्स आर ऑब्टेन्ड। मैं आपको बताऊं, कई बुक्स में यहाँ थोड़ा सा चीजें सही नहीं लिखी हुई हैं, अभी मैं बताऊंगा वो चीजें क्या हैं। मन से सुनोगे तो समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए, जब किसी चीज का एक्सप्लेनेशन आप एक्सपेक्ट करते हैं और वो आपको मिलता है, तो देखो दो चीजें हैं। एक तो कि आप राहुल गांधी की तरह बन जाएं कि हमें हर चीज में काउंटर अटैक करना ही है और हमें कभी मानना ही नहीं है कि नहीं तो होगा ही नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया, ध्यान से सुने, दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बेसिकली यू कैन think it like chemistry is a subject of investigation. When a teacher teaches you about any theory or about any concept, then you have to think it like a investigating officer. You have to listen it like an investigating officer. Means हमारे तुम्हारे सोचने से कुछ चेंज नहीं होगा। एक्चुअली एक चेंज हो रहा है या हो चुका है, and now we have to use our brain to explain कि ये कैसे हुआ। क्लियर? समझे? मैंने बहुत सिंपल बात बोली है कि तुम्हारे या मेरे ऑब्जेक्शन उठाने से जो रिएक्शन, जो प्रोडक्ट दे रहा है, वो प्रोडक्ट बदल नहीं जाएगा, प्रोडक्ट वही आएगा। एंड नाउ वी बोथ आर बाउंडेड टू थिंक in such a manner to prove how it is possible to obtain this product. It means we always have to think in support of that reaction कि ये product कैसे बना है, rather than proving कि ये बन ही नहीं सकता। अरे वो तो बन गया यार, वो तो लेबोरेटरी में तुम गए, तुमने ए बी मिलाया, कुछ आंसर आया, अब वो आंसर आ गया है, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ इट इज पॉसिबल कि ये रिएक्शन आया, ये आंसर आया है, ठीक है? सो अब ऐसा नहीं है कि तुम वहां पे उल्टा प्रूफ करो, ये आंसर आया ही नहीं, ये गलत है। अरे रिएक्शन तो हो रही है, सामने दिख रही। इट्स समथिंग लाइक कि कोई क्राइम सीन है और वहां पर एक मर्डर हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि मर्डर हुआ कैसे, रादर देन क्लेमिंग कि नहीं ये ड्रामा कर रहा है, ये नौटंकी कर रहा है, इसके लात मारो भी उठ जाएगा। अरे ये काम करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज जो इवेंट्स हैं वो हो चुकी। मैंने किसी रिएक्शन, मान लीजिए मैंने कोई मार्कोनिकॉफ रिएक्शन पढ़ाई, आप आगे चल कर आएंगी रिएक्शन, मैंने एल्डोल रिएक्शन पढ़ाई, तो मैं जो रिएक्टेंट लिखूंगा और जो प्रोडक्ट लिखूंगा, दे आर वेल नोन, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। सो नाउ वी ऑल ऑफ अस हैव टू थिंक इन द फेवर ऑफ दैट प्रोडक्ट, व्हाई दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म। आप ये भी पूछ सकते हैं, एक एडिशनल चीज आप आगे बढ़ के जो पूछ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बनी कैसे है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन इसके साथ में ये वाली प्रोडक्ट भी क्या बन सकती है, तब भी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। क्या थोड़ी सी ये प्रोडक्ट भी बनी होगी? क्योंकि अब आप देखो थोड़ी सी बोले आप, क्योंकि अगर बोलेंगे नहीं ये वाली प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी, तो अगर वो वाली प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी तो हम इस वाली प्रोडक्ट की बात क्यों कर रहे हैं? आप ये बोल सकते हैं कि सर ये जो प्रोडक्ट आपने बताई है, ये तो मुझे समझ में आया है कि ऐसे 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 हुआ होगा और ये बना होगा, क्या इस प्रोडक्ट के साथ भी थोड़ा बहुत कुछ बना है? सो दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव अप्रोच, अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सब्जेक्ट एंड इवन टुवर्ड्स साइकोलॉजी टू लर्न अ सब्जेक्ट, कि हम कैसे एक सब्जेक्ट को सीखें, ठीक है? तो आप देखिए इस तरीके से सोचेंगे, आपको बहुत आसान और बहुत मजेदार सब्जेक्ट लगेगा। जैसे मैंने यहां पर अभी भी बोला कि बॉन्ड तोड़ने का पहला तरीका होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। जब भी ये बॉन्ड टूटती होगी, जिस तरीके से भी टूटती होगी, उसमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इंटरमीडिएट्स बनते होंगे, किसी पर कोई चार्ज नहीं है ना, क्योंकि किसी को फायदा नहीं हुआ, किसी को नुकसान नहीं।
So it's one of the way of breaking a bond. Now the second method by which we can observe bond breaking phenomena like this. Second is heterolytic bond breaking. Heterolytic bond breaking. Heterolytic bond breaking. Clear? Okay, so what happened in such kind of bond breaking? Look at example. We are using again the same bond AB. Whenever bond would break in heterolytic manner, हेट्रोलिटिक तरीके से जब भी बॉन्ड टूटेगी तो क्या होगा सुनना जरा. आउट ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पर शिफ्ट हो जाएंगे. दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम पर शिफ्ट हो जाएंगे. ये ए भी हो सकता है और ये बी भी हो सकता है. तो किसी एक एटम पर शिफ्ट हो जाएंगे. क्लियर? ओके. सो अभी किस पर शिफ्ट होंगे? डेफिनेटली ये डिसाइड करेगा कि आउट ऑफ ए एंड बी विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. क्लियर? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये उस पर शिफ्ट हो रहे होंगे जब भी ये बॉन्ड टूट रही होगी किसी रिएक्शन में. मेरे शब्दों में जो टेंस यूज हो रहा है उस टेंस के हिसाब से ही समझेंगे चीजों. तो फॉर ए सेकेंड आई एम कंसीडरिंग that you can consider any relation between electronegativity of A and B. फिलहाल I am considering EA is greater than EB, means A atom is more electronegative than B, या A contains higher electronegativity than B. देख सकते हैं, ये मैंने माना है, आप B मान लेना तो B वाला हो जाएगा, क्या दिक्कत. So in such kind of case you would get कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, एरो पूरा बना हुआ है, A की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. क्लियर? So in this case you can easily find कि A को एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास पहले से, देखो एक तो उसी का था, एक और आया, तो A को एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ. एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ, इसलिए हम उस पर एक माइनस बनाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर एक माइनस चार्ज होता है. क्लियर? दो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन दो, बट माइनस आएगा एक, क्योंकि उससे बेनिफिट तो एक ही इलेक्ट्रॉन का हुआ है, क्योंकि आउट ऑफ टू एक तो एक एक हाथे का ही था. सो इट वुड बी ए माइनस, एंड बी को एक का नुकसान हुआ है तो बी वुड कंटेन प्लस. किसी से माइनस निकाल लो उसमें प्लस ही तो बचेगा. हाँ, ओके. सो नाउ इट कैन बी रिटन एज ए माइनस. थोड़ा सा मैं क्लियर बना दूं, ए माइनस ऐसे. ये सर्कल का कोई सेंस नहीं होता है. अगर आप ऐसे भी लिख रहे हैं तो भी वही है, ऐसे लिख रहे हैं तो भी वही है, आप B प्लस ऐसे लिख रहे हैं तो भी वही है, सर्कल बना रहे हैं तो भी वही है, कुछ भी नया नहीं है. अच्छा, A माइनस कई तरीकों से लिखा जा सकता है. A माइनस ऐसा भी लिखा जा सकता है, A माइनस कई बार ऐसा भी लिखा जाता है. थोड़ा इधर लिख देता हूं, A. आई होप दिख रहा होगा आपको. दरअसल समटाइम्स two electrons are shown with minus charge. इलेक्ट्रॉन्स शो हो रहे होते हैं माइनस के साथ, तो आपके तीनों ओके हैं, मतलब आप ये लिखो, ये लिखो या ये लिखो, सबका मतलब एक है, सबका मतलब एक है. एंड यू कैन इजीली फाइंड इट कि इस ब्रेकिंग में आयंस बने हैं, प्लस कीटायंस एंड माइनस एनायंस दोनों बने. सो इसकी डेफिनेशन करें इन सच, जैसे इसकी डेफिनेशन लिखी थी, काइंड ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, इन सच काइंड ऑफ ब्रेकिंग. बताइए क्या होगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कंप्लीटली शिफ्ट towards more electronegative atom, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं. क्लियर? so that ions are obtained, intermediates are obtained. Clear? Okay, so now I have a question for all of you.
as this condition is shown here, EA is greater than EB, what condition must be here for electronegativity of A and B? For electronegativity of A and B, what do you think? EA greater than, EA greater than EB एक ऑप्शन हो सकता है, EA लेस देन EB दूसरा ऑप्शन हो सकता है, EA इक्वल टू EB तीसरा ऑप्शन हो सकता है, एंड चौथा ऑप्शन भी हो सकता है ऑब्वियसली, और चौथा ऑप्शन हो सकता है दैट देयर मस्ट नॉट बी एनी कंडीशन ऑन EA एंड EB, उनके ऊपर कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, EA EB से ज़्यादा काम बराबर। यहाँ क्या कंडीशन होनी चाहिए? इफ EA greater than EB is used in heterolytic bond breaking, then what you think बराबर हो दोनों चलेगा। So surprisingly and it's a very clear, अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे, so no condition on EA and EB, no condition on EA and EB। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, बिकॉज आई थिंक ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यू कैन थिंक ऑल्सो इफ electrons are equally distributed, one left one right, then actually no need to know about electronegativity किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। so very very clear। कुछ किताबों में लिखा मिलेगा EA comparatively to EB or equal to EB, it's a ridiculous, it's 100% wrong। Listen, no condition on EA and EB, any kind of bond can be broken in radicals, ठीक है, in appropriate condition। Okay, so these are two types of bond breaking, one is homolytic and another is heterolytic bond breaking। तो मेरे भाई अभी हम नोट में बहुत सारी बातें लिखने वाले हैं, ठीक है, जो जो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत सीखा है वो सारी बातें हम नोट पर लिखेंगे, ठीक है। सो मैं इन्हें हटा रहा हूँ ताकि हम अगला टॉपिक नोट, इसी से रिलेटेड नोट लिखेंगे। ओके, आइए एक छोटा सा प्रश्न जिसके जरिए मैं आपको बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए क्या है, एक एग्जाम्पल मैं लेना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल 1 2 था, थर्ड एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं HCl क्या है, तो सारे लोग सुनेंगे, बहुत छोटा सा प्रश्न है, HCl क्या है, व्हाट इज HCl। तो आइए देखते हैं HCl इन जल, एक तो हम इसे समझेंगे, ठीक है, और आई वुड थिंक कि आप बिल्कुल इसे समझने में दिमाग लगाएंगे, एंड एक बार हम समझेंगे HCl इन CCl4 क्या है। क्लियर? HCl जो है वो जल में क्या है और HCl CCl4 में क्या है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो HCl आप सब जानते हैं, वाटर, मैंने वाटर से पूछा, आइए देखिए मैं चर्चा एक वाक्य बताता हूँ, यहाँ देखिए हम इसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन। मैंने वाटर से पूछा कि भाई तुम क्या काम करते हो, मैंने वाटर से पूछा तुम क्या काम करते हो, मुस्कुराते हुए बोला कि सर अपन समाज सेवा करते हैं। मैंने कहा कैसी समाज सेवा है भाई, हमें भी बताइए। देखिए O पर पोलराइजेशन से पार्शियल माइनस होगा और H पर पार्शियल प्लस होगा, तो ये बोला हम करते हैं समाज सेवा। हमने कहा भाई हमें भी बताओ इस समाज सेवा के बारे में। वाटर का ऑक्सीजन बोला, कह रहा सर देखो मेरे ऊपर माइनस पोल है, माइनस चार्ज है, मैं माइनस पोल हूं और हाइड्रोजन प्लस पोल है। तो मैंने कहा अरे वाह तुम्हारे पास तो दो, बोले तो डाईपोल है। उसने कहा यस सर मेरे पास डाईपोल है। डाईपोल का मतलब होता है दो पोलराइज्ड साइड्स प्लस एंड माइनस। तो ऑक्सीजन ने कहा कि सिंस मेरे पास नेगेटिव, मैं नेगेटिव पोल पर हूं, तो आई कैन स्टेबलाइज, ऑक्सीजन बोल रहा है, वाटर का ऑक्सीजन बोल रहा है, आई कैन स्टेबलाइज कैटायंस, कैटायंस। इसने क्या क्या बोला है सुनो, सबको बताऊंगा, सारे लोग ध्यान से सुनो। मैं यहाँ कुछ और लिख दे रहा हूँ, ए माइनस तुमने उधर यूज किया, इधर मैं कुछ P प्लस लिख दे रहा हूँ, टेंशन मत लेना। क्लियर? कोई भी चीज है जिस पर प्लस हो।
तो ऑक्सीजन ने कहा कि सर मैं क्या करता हूं ना, मैं समाज सेवा में कोई भी प्लस आता है तो मैं उस प्लस को स्टेबलाइज करता हूं। अब आप में से कई सोच रहे होंगे कि ये कोरोना जैसी डिजाइन क्यों बनाने का प्रयास कर रहे हो। तो मेरे भाई एक्चुअली बहुत सारे जल मॉलिक्यूल होंगे और उस जल मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन वाला नेगेटिव पोल होगा वो इस P+ को हर तरफ से घेर लेगा। मेरे भाई ये बहुत हलवा चीज है कि प्लस को अगर माइनस घेरे या उल्टा करें माइनस को अगर प्लस घेरे तो ये एक स्टेबलाइजिंग फिनोमेना होता है। बिकॉज आपको पता है अनलाइक चार्जेस और क्लोजर प्लस माइनस के पास होगा तो इससे ज्यादा और अच्छी बात क्या है। मैंने हाइड्रोजन से पूछा भैया तुम भी कुछ करते हो क्या? इसने कहा सर हाँ हम भी करते हैं, हम भी काम काज करते हैं, ऐसे खाली नहीं बैठे। मैंने कहा तुम क्या करते हो? कह रहा हम एनायन को स्टेबलाइज करते हैं और हम भी समाज सेवा करते हैं, हम भी। देखिए मैंने कहा कैसे करते हो? इसने कहा कोई भी माइनस हमें दिखता है तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने दोनों हाथ, ये देखिए एक हाथ ये एक हाथ ये, अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर हम उसे हेल्प करते हैं। पूरी केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसलिए ध्यान से मन से सुनिए, सीखिए, इंटरेस्ट के साथ सीखिए। मेरे भाई वाटर बहुत तमीज वाला सॉल्वेंट है, डाईपोल है इसके पास, दैट्स व्हाई इट कैन स्टेबलाइज इवन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ये दोनों टाइप के आयंस को स्टेबलाइज कर देता है। ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार चीज है, पूरी ऑर्गेनिक में फिट बैठेगा, कहीं ऐसा नहीं। तो जल का काम हमें पता है, तो मैं इस जल के काम को यहां थोड़ा लिख देता हूं। वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट सही है, एंड स्टेबलाइजेस केटायन एंड एनायन। कैसे करता है ये? बाय, देखो वाटर जब किसी को घेर लेता है तो हम उसे बोलते हैं हाइड्रेशन, या इसी को हम बोल सकते हैं जनरल टर्म में सॉल्वेशन। इसे सॉल्वेंट मान लें तो हम बोलते हैं सॉल्वेशन, ठीक है, बाय सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब सुन लो तुम लोग, नहीं तो यही डाउट लेकर घूमोगे। सॉल्वेशन का मतलब है अगर किसी आयन को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल घेर ले तो हम उसे सॉल्वेशन बोलते हैं। तो H2 is a polar solvent and stabilizes cation and anion by solvation। आओ बच्चों तुम्हें बताएं। हाँ तो बात चल रही थी HCl को जल में लिया जाएगा तो क्या क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहें बोर्ड पर। आइए एक और वाक्य सुनेंगे, एक और वाक्य सुनाता हूं। HCl, सुबह सुबह का वक्त था और मैं अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था। मैं अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था, अचानक मैंने देखा HCl बैठा हुआ है, अपने घर के बाहर कुर्सी डालकर बैठा हुआ है। मैंने सोचा, मेरे को थोड़ी शरारत सूझी, मैंने कहा HCl को थोड़ा परेशान कर। मैंने कहा और HCl? उसने कहा गुड मॉर्निंग सर। मैंने कहा आज का अखबार पढ़ा तुमने? उसने कहा नहीं सर, क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने कहा काश सब ठीक होता। वो परेशान हो गया, कह रहा सर हुआ क्या बताओ। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। उसने कहा सर क्या हुआ बताओ। मैंने कहा मैं कैसे बताऊं, आप खुद अखबार पढ़ लो। वो आ गया, कह रहा नहीं सर प्लीज बताओ सब ठीक है ना। फिर मैंने भारी मन से उसे एक झूठी खबर दे दी। मैंने कहा गवर्नमेंट ने तुम्हें एसिड मानने से मना कर दिया है, गवर्नमेंट ने तुम्हें एसिड मानने से मना कर दिया है। मेरे भाई इस कहानी से ये सीख मिलेगी कि किसी से बेवजह मजाक नहीं करना चाहिए। HCl ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने वहां से दौड़ लगा दी। दौड़ लगाते हुए आगे उसे एक कंटेनर दिखाई दिया। इस कंटेनर में थे जल मॉलिक्यूल्स, खूब सारे जल मॉलिक्यूल भरा हुआ था ये कंटेनर। ये कंटेनर काफी गहरा था और ऊपर तक भरा हुआ था। शायद आप समझ रहे हैं, क्लियर? ये कंटेनर ऊपर तक भरा हुआ था भाई साहब, और HCl ने इसमें जंप लगा दिया। अब सुनिएगा, वाटर का नेचर तो आप जानते ही हो, वाटर का नेचर जानते ही हो। ये प्लस को भी स्टेबलाइज करता है, माइनस को भी स्टेबलाइज करता है। और जैसे ही इसने ऊपर से जंप लगाया
तो यहां वाटर मॉलिक्यूल ने देखा अच्छा शिकार आ रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल ने तुरंत इमीडिएट हर वाटर मॉलिक्यूल को मैसेज भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया, अलर्ट शिकार आ रहा है। अब यार इतनी बुद्धि होगी कि व्हाट्सएप मैसेज नहीं करते होंगे, तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा, नहीं तो इसी में डाउट पूछ लो सर ऐसे कैसे व्हाट्सएप मैसेज हो जाएगा। अरे तो सबको वाटर पता ही, वाटर में कूद ही रहा, तो वाटर के मॉलिक्यूल को पता ही है कि शिकार आया है। तो भैया HCl ने जंप किया। और सुनो, ध्यान से सुनो, सारे सुनो, मैं वाटर नहीं हटा रहा हूं गधे, वाटर है इसके अंदर, मैं यहां समझा रहा हूं। देखो जरा ये HCl है, थोड़ा इस कंटेनर की विड्थ बढ़ा देते हैं, ठीक है, हाँ आप समझना जरा, ये HCl है जनाब, देखो देखो सारे देखो ये HCl। क्या आपको पता है कि ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पर ये चार्जेस होते हैं, H पर पार्शियल प्लस, Cl पर पार्शियल माइनस होता है, तो पता है। अब आपको पता होना चाहिए कि वाटर का ऑक्सीजन का पोल प्लस को घेरने लगता है, तो ये आप देख सकते हैं, ये वाटर है, ये जो ब्लू है ये वाटर है, हाँ ब्लू है, पानी पानी दिख रहा है ना आपको, ब्लू, ये माइनस पोल है दोस्त, माइनस पोल। और मैं आपको बता दूं ये माइनस पोल, कई सारे वाटर का माइनस पोल HCl के H को पकड़ लेगा, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज होगा, इस पर प्लस चार्ज होगा। और मेरे भाई समझदार के लिए काफी सारा, इधर जल के जो दोनों H हैं वो अपने दोनों हाथ आगे करके Cl के लिए दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि H है पॉजिटिव पोल। H कैसा पोल है? पॉजिटिव पोल। और भी बहुत सारे वाटर के हाइड्रोजन Cl को खींच रहे होंगे। सोचो और बहुत ध्यान से सोचो, इधर वाले वाटर Cl को खींच रहे हैं, इधर वाले वाटर H को खींच रहे हैं, तो क्या इनके खींचने से ये जो बीच में बॉन्ड है उस बॉन्ड को दिक्कत होगी या नहीं होगी? ये H को खींच रहा, ये Cl को खींच रहा, H को Cl को, समझ में आया यार? हाँ बिल्कुल डांस स्टेप नहीं कर रहा हूं मैं, ये ऐसा खींच रहा है ना, उधर से किसे खींच रहा है देखो जरा, कौन है उस साइड? H को खींच रहा वाटर, इधर से बीच में बॉन्ड है उसमें। क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बॉन्ड वीक होने लगेगी? क्या ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटने के कगार पर जा रही है? क्या आपको लग रहा है अगर ये बॉन्ड धीरे धीरे वीक हो रही है तो H पर प्लस बढ़ने लगेगा और Cl पर माइनस बढ़ने लगेगा? और अगर H पर प्लस बढ़ा, अरे यार बॉन्ड टूटेगी तो प्लस आएगा ना H पर, Cl पर माइनस। अगर ये बॉन्ड इधर आ रही है, आई मीन ये H इधर आ रहा है, Cl उधर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो बॉन्ड आज नहीं तो कल टूट जाएगी, तो H पर प्लस पहले से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। और अगर H पर पहले से थोड़ा ज्यादा प्लस आ गया तो पहले से थोड़े ज्यादा वाटर आकर उसे और घेर लेंगे। Cl पे अगर पहले से ज्यादा थोड़ा माइनस आ गया तो पहले से थोड़े ज्यादा वाटर आकर उसे घेर लेंगे, और अगर वाटर ज्यादा हो गए तो ये बॉन्ड और खींचने लगेगी, और ऐसे ऐसे चार्ज बढ़ता रहेगा, वाटर आते रहेंगे और खींचते रहेंगे, और फिर पीछे वाले सुनो, एक आवाज आएगी खटाक से बॉन्ड टूटने की, और कैसी भी आती हो अपन, बॉन्ड टूट जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा पीछे वाले कि बॉन्ड टूट जाएगी। पीछे वाला कह रहा हमें सब पता है, हमें ना बताओ। अरे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बॉन्ड की बात कर रहे हैं, आप देखो सारे देखो, ये बॉन्ड टूट गई है, ये H प्लस है, ये Cl माइनस है मेरे भाई। और देखिए जरा Cl को ये वाटर मॉलिक्यूल ने घेरा हुआ है, और ये किस साइड से घेरा हुआ है? H पोल से घेरा हुआ है, H पोल से। कलर अलग अलग बना रहा हूं ताकि आप देख पाए, सुंदर लगे ये सारी चीजें। और H को नेगेटिव पोल ने घेरा हुआ है। तो क्या आपने देखा कि HCl की बॉन्ड को आयंस में तोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार था? वो जिम्मेदार था एक पोलर सॉल्वेंट। कौन जिम्मेदार था आयंस में तोड़ने के लिए? कौन जिम्मेदार था? एक पोलर सॉल्वेंट। और टूटने के बाद उन्हें स्टेबलाइज करने का किसने काम किया? उसी पोलर सॉल्वेंट ने। H प्लस को वाटर ने घेर लिया। अब आप कहोगे इससे स्टेबिलिटी कहां आ गई? गधे प्लस को माइनस ने घेरा है और माइनस को प्लस ने घेरा है, इससे ज्यादा और क्या स्टेबिलिटी चाहिए? मेरे भाई स्टेबिलिटी का एक सिंपल फंडा है, कॉमन सेंस फंडा, कि अगर किसी चीज पे प्लस चार्ज है और आप उसके प्लस चार्ज को घटा दो, और मैं तो कह रहा हूं हो सके तो हटा दो। ऐसे नहीं कि हाथ से हटा दिया, इरेजर लेकर हटा दिया, ऐसे नहीं, बाय एनी
मैकेनिज्म, फिनोमेना अप्लाइंग एनी ग्रुप और एटम, अगर आप उसके चार्ज को कम कर पा रहे हैं या डिमिनिश कर पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो रहा है। सेम विथ माइनस, इफ एनी एटम कंटेन्स अ माइनस चार्ज, जितना ज्यादा आप माइनस उसके ऊपर कम करते जाओगे वो स्टेबल होता जाएगा। अब मुझे पता है कुछ बुद्धिजीवी कह रहे हैं ऐसा कैसे, प्लस अगर घटने पे स्टेबल हो रहा है तो माइनस बढ़ने पे होना चाहिए। इनके लिए हमेशा ये दोनों चीजें ऐसी होनी चाहिए कि भैया ये दिन तो वो रात, ये राम तो वो श्याम, ये सीता तो वो गीता, ऐसा नहीं, थोड़ा बुद्धि लगाया करो। अगर किसी भी चीज पर कोई भी चार्ज है इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बताइए वो चीज बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगी। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव से रिएक्शन करने के लिए बेकरार होगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव से रिएक्शन करने के लिए बेकरार होगा। आपको इतना तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि अगर कोई चीज न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो वो ज्यादा स्टेबल महसूस करता है। तो मैंने दो बातें बोली, ये दो बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए थी, नहीं आई हैं तो सुन लो और अपने दिमाग में रख लो। मैंने बोला है बॉन्ड ब्रेकिंग, आयंस में बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है। HCl की बॉन्ड को, HCl की बॉन्ड को आयंस में तोड़ने के लिए, ध्यान से सुने, टू ब्रेक अ बॉन्ड, सारे लोग सुने, इन आयंस व्हाट इज रिक्वायर्ड इज पोलर सॉल्वेंट। What is required is polar solvent। देखिए अगर वाटर नहीं होता या सॉल्वेंट पोलर ही नहीं होता तो कंटेनर के अंदर HCl ऐसा ऐसा फ्लोट करता हुआ जाकर ऐसा बॉटम में बैठ जाता। आप पीछे वाला एक दो कह रहे सर अपन ऐसा क्या स्विम सूट पहन के ऐसा ड्राइव मारते और अंदर जाके छीनी हथौड़ी से बॉन्ड तोड़ देते। अब ऐसे नहीं होता है, समझ में आया? पहली बात, टू ब्रेक ए बॉन्ड इन आयंस polar solvent is required, highly required actually, required. And now the second point is, second point, polar solvent, polar solvent, मैं polar solvent से मेरा मतलब आप शायद समझ रहे हैं, ऐसा solvent जिसके पास डाइपोल मूवमेंट हो, ऐसा solvent जिसके पास डाइपोल मूवमेंट हो, all those solvents इनके पास डाइपोल मूवमेंट है, मतलब नॉन जीरो है, तो वो पोलर सॉल्वेंट होता है। आल्सो स्टेबलाइजेस आयंस, आयंस, देख लीजिए, देख लो मेरी बात। अच्छा और आप बताओ, अगर मैं आपसे एसिड की एक डेफिनेशन पूछूं, एसिड की एक डेफिनेशन कि एसिड क्या होता है, तो आप में से शायद कुछ लोगों को ना भी पता हो, बट एसिड वो होता है जो पहली बेसिक डेफिनेशन हम सीखते हैं छोटी क्लास में, एसिड वो होता है जो H+ देता है। अभी कितना सही कितना गलत आगे देखेंगे। एसिड वो होता है जो H+ देता है। लुक एट HCl ने H+ दिया, HCl ने H+ दिया है तो HCl एसिड प्रूफ हो गया, HCl एसिड प्रूफ हो गया। सो वी कैन इवन मेंशन इट दैट HCl इज एसिड इन जल, इन जल, जल में एसिड H+ दे रहा है। अच्छा वास्तविकता सुनना, उसने H+ दिया नहीं है, अरे वो तो वाटर ने ऐसा छीना है HCl तो चुपचाप आ रहा था, ऐसा वाटर ने आके इसके एक पॉजिटिव पोल ने नेगेटिव को, नेगेटिव पोल ने पॉजिटिव को घेर लिया, ऐसा खींच के ऐसा खटाक से तोड़ दिया, तोड़ने के बाद H+ निकल आया, H+ निकल आया तो हम बोल रहे HCl ने H+ दिया। हाँ ठीक है, देखने का नजरिया, समझने का नजरिया। आपकी जेब में 2000 का नोट पड़ा है पिंक वाला, और चौराहे पे किसी ने आपको झापड़ मार के ले लिया, आप घर गए, आपसे पूछा गया कहाँ गया 2000 का नोट, और आपने कहा कि वो चौराहे पर एक जरूरतमंद था, मैंने सोचा उसे पैसे क्यों ना दे दिए जाएं। तो भाई साहब देखिए, आपने मैसेज तो ये कन्वे किया कि आपके पास से 2000 का नोट गया है, लेकिन वो थोड़ा सा बोलने से फील ऐसा आता है कि आपने दिया, आपसे दिया, आपने दिया नहीं है, आपसे छीना गया है, समझ रहे हैं? तो यानी कि कोई भी एसिड जो H+ देता है वो परिस्थितियों वश देता, परिस्थितियों के हिसाब से देता है। अगर परिस्थितियां हैं, भाई तुम लेकर जा रहे हो 2000 के 2 नोट और तुम्हारे सामने 4 ऐसे खड़े हो जाए आके और ऐसा हाथ तान आप सीधा ऐसा उन्हें पैसे निकाल के उनके पैर छू के आगे चल दोगे, तो आपने दे दिया, आप कहोगे मैं दानवीर हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो परिस्थितियों से हुआ है ऐसा। आइए एक और परिस्थिति आपको समझाता हूं, वो है एग्जाम्पल 4 HCl in CCl4, HCl in CCl4।
तो मेरे भाई फिर से वॉक किया, सुबह का वॉक था और आपको पता है मैं मॉर्निंग वॉक करता हूं और वो भी अकेला वॉक करता हूं। आई वॉज वॉकिंग अलोन और मेरी नजर पड़ी HCL पे। मैंने कहा भाई पिछली बार बहुत मजा आया था जब मैंने इसे परेशान किया था, तो मैंने फिर उसे बोला कि HCL। उसने कहा गुड मॉर्निंग सर। मैंने कहा छोड़ो नीचे पर फिर नहीं पढ़ा, गवर्नमेंट ने तुम्हें फिर से एसिड मारने से मना कर दिया है। और उसने फिर वही किया जो उसने पिछली बार किया था। इस कंटेनर में मित्रों CCl4 भरा हुआ है, इस कंटेनर में CCl4 भरा हुआ है। और मैं आपको बता दूं CCl4 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। इट्स कंप्लीटली नॉन पोलर, इट्स कंप्लीटली नॉन पोलर, नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। ऐसा HCl जब कूदा तो CCl4 मॉलिक्यूल ने देखा अच्छा शिकार आ रहा है, इनका कोई शिकार नहीं, वो तो नॉन पोलर है। पढ़े ऐसे ऐसी तैसी में जाओ, आओ जाओ भागो रहो, अपने को लेना देना नहीं, कोई व्हाट्सएप मैसेज वैसेज नहीं है। ऐसा HCl ऐसा ऐसा फ्लोट करता हुआ एकदम नीचे जा रहा है और मन ही मन सोच रहा है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, एंड बिलीव मी कोई इसका स्वागत नहीं करेगा और ये बॉटम पर आकर ऐसे पड़ा रहेगा। और यहां पर HCl ने H+ रिलीज नहीं किया, या बोलो यहां सॉल्वेंट इतना काबिल नहीं है कि उसने इसका H निकाला हो। तो मेरे भाई, so what is concluded here that HCl is not acid, या HCl doesn't behave like acid, doesn't behave like acid in, इसे बोलेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4, जैसा कि मैंने यहां रखा है CCl4। तो यहां से मैंने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई है, जो आप शायद समझ पाए हैं, ये नोट के पॉइंट हैं, वो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 इजी वाले पॉइंट भी इसके अंदर हैं। वो ये कि अगर किसी भी बॉन्ड को आयंस में तोड़ना है मेरे भाई, तो आपको पोलर सॉल्वेंट की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। आयंस बोले तो आज ही पढ़ा है मेरे भाई, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। पूरी केमिस्ट्री में यू कैन ऑब्जर्व एंड यू कैन नोटिस दिस कॉन्सेप्ट दैट आयंस बन रहे हैं, तुमने किसी ना किसी टाइप का पोलर सॉल्वेंट वहां रखा होगा। फ्री आयंस आर देयर, तो हमने पक्का कोई पोलर सॉल्वेंट यूज किया ही होगा। सो वी हैव दीज 4 पॉइंट्स हियर, ठीक है। अब एक मजेदार चीज और है जो मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा। 2 पॉइंट्स देखें क्या है, 5 पॉइंट। तो भैया एक तो हमें क्लियर हो गया हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग का, होमोलिटिक पर भी बात करेंगे, ठीक है। व्हाट हैपेंस एक्चुअली, ध्यान से सुनेंगे आप लोग तो आपके दिमाग में खटाक से एक आंसर आएगा। इफ एनी बॉन्ड इज ब्रोकन इन होमोलिटिक मैनर, if any bond is broken in homolytic manner, if A dot and B dot, थोड़ी बुद्धि लगाओ, सब लोग सबको आ जाएगा। There is no any charge on radicals, रेडिकल पर चार्ज ही नहीं होता, रेडिकल पर चार्ज नहीं होता, रेडिकल पर चार्ज नहीं होता, तो तुम पोलर सॉल्वेंट लो या नॉन पोलर लो, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेडिकल्स पर, बिकॉज रेडिकल्स डोंट हैव एनी चार्ज। सो इट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट की वेदर यू आर यूजिंग पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर, रेडिकल की सेहत पे फर्क ही नहीं पड़ता, चार्ज ही नहीं है, बिकॉज दीज सॉल्वेंट्स इंटरेक्ट्स विद चार्ज स्पीसीज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, बहुत क्लियर है। न्यूट्रल है तो चार्ज क्या इंटरेक्ट करेगा। एक बात, दूसरी बात सुनना, हमें यह पता है कि रेडिकल्स किसी भी सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना इस पे ना इस पे, लेकिन आयंस पोलर सॉल्वेंट पर डिपेंड करते हैं। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि आपको ये वाली बॉन्ड आयंस में नहीं रेडिकल में तोड़नी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये बॉन्ड रेडिकल्स में तोड़नी है, आयंस में नहीं तोड़नी, तो आप बताइए कैसा सॉल्वेंट प्रेफर करोगे, पोलर या नॉन पोलर। मेरा क्वेश्चन सुन लें, अगर आपको एक बॉन्ड आयंस में नहीं तोड़नी, केवल रेडिकल्स में तोड़नी है, तो आप कौन सा सॉल्वेंट प्रेफर करेंगे, पोलर या नॉन पोलर? एंड आंसर इज एग्जैक्टली नॉन पोलर।
क्योंकि भैया अगर पोलर लोगे तो पोलर में तो आयंस बन सकते हैं और अपने को आयंस नहीं बनाने, अपने को रेडिकल बनाना है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां निकल कर आई है, समझें, वो है होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग usually takes place in non-polar solvent, ठीक है, या फिर इन गैसियस फेज भी नॉन पोलर, दोनों ऑप्शनल होते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, हमने समझा, हमने जाना, हमने सीखा कि आयंस में जब बॉन्ड टूट रही होगी तो उस समय एक परिस्थिति के बारे में हमें पता चल गया, एंड वो सिचुएशन, वो कंडीशन है कि पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी होगी। अगर हम फ्री आयंस की बात करते हैं तो वहां पर पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी होगी, और अगर हम रेडिकल्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम आयंस फॉर्मेशन की कंडीशंस को अवॉइड करेंगे, एंड दैट इज पोलर सॉल्वेंट को अवॉइड करेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट या गैस फेज। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास बहुत मजेदार, ये चैप्टर पढ़ के आपको बहुत आनंद आने वाला है। सो हाँ, होमवर्क करते हैं, होमवर्क हमने सीट जो थी, सीट में हमने क्वेश्चंस किए थे 1 to 30 के आसपास। क्लियर? सो नाउ योर होमवर्क इज कि आप 30 से आगे बढ़ेंगे। ओके, 30 से आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट, नहीं, सीट में तो भी हमने कितने क्वेश्चन दिए थे? 1 to 30 और 1 to 50। खैर, जो भी क्वेश्चन मैंने दिए थे उसके आगे 30 क्वेश्चन और करने, उसके आगे 30 क्वेश्चन और करने। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में आके पहले होमवर्क डिस्कस करूंगा सीट का, मैं पहले आकर सीट का होमवर्क डिस्कस करूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ओके, सो आज के लिए इतना ही। हमेशा की तरह मैंने फिर से बोला, जीओसी चैप्टर में प्लीज़ आप बाकी शैतानी कर लीजिएगा किसी और चैप्टर में, बस जीओसी में मत करिए। जीओसी में रेगुलर रहें, थ्योरी रिवाइज करें, डाउट पूछें और होमवर्क प्रॉपरली अटेम्प्ट करें। ठीक है? आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में हाँ व्यस्त रहें।